जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता सत्य संग में बात करने आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी जी के कटरा शहर में और उसके सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट्स की जा रही हैं उनको डिकोड करने के लिए, उनके फैक्ट्स माता के भक्तों के बीच में लाने के लिए, आम जनता के बीच में लाने के लिए, ताकि जो भी काम, जो भी डेवलपमेंट्स के वक्त चल रहे हों वो ऐसे हों जिनसे हमें रिग्रेट ना करना पड़े। कमेंट ओपनिंग ये लूँगा, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, कि क्या श्री माता वैष्णो देवी जी की डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जा रहा है वो स्पिरिचुअलिटी को बेस बना के किया जा रहा है, नेचर को देख के बनाया जा रहा है, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ डिसीजन लिया जा रहा है। तो जो देखने में आता है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रवीश होंगे। हम अक्सर चर्चा करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो रवीश, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार जो लोग हमें नहीं सुन रहे हैं, पहले से आप दोबारा सुन रहे हैं, उनको ये बताते हैं कि माता वैष्णो देवी जी की ये जो प्राचीन गुफा है, ये आदिकाल से गुफा है जिसके अंदर माता आदिशक्ति के 3 स्वरूप हैं। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की पिंडियाँ हैं जो अंदर से एक त्रिशूल के स्वरूप में है। फिर वहाँ पशुपति नाथ जी का स्वरूप है, शेषनाग का स्वरूप है, माता रानी का आशीर्वाद देता हुआ हाथ है, बहुत से देवी देवताओं के उस गुफा में चिन्ह हैं। और उस गुफा की स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ माँ के भक्त हैं, माँ उनको अपनी तरफ बुलाती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं, और ये एक उसकी परंपरा है जो आदिकाल से सनातन धर्म में मानी जाती है। और रवीश, पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा जिस तरीके से श्राइन बोर्ड बनाया गया और फिर उसके डेवलपमेंट के साथ साथ चीज़ें बढ़ती गई, तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट मिस होता गया, और जिसको हम ये बोलते हैं ना कि अनचेक्ड एडवेंचरिज्म और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। आपको क्या लगता है कि इसके बारे में इतनी डिस्कशनें कभी हुई हैं जितनी आज हुई हैं मेडिकल कॉलेज के क्वेश्चन आने के बाद, जब ये देखा गया कि एक श्राइन को बोर्ड बनाने के बाद उसके वेल्थ को अपनी एक पर्सनल चॉइस के हिसाब से खर्चना शुरू कर दिया चेयर पे बैठे लोगों ने, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट, मैं जो ये बोलूँगा डिसक्रेडिट देना चाहिए। अगर वो मेरी बात सुन रहे होते, उनके पास होश आवाज़ होते, तो ज़रूर मैं उनसे पूछता जाके कि भाई साहब आपने किया क्या। जो श्राइन स्पिरिचुअलिटी के लिए जानी जाती है, जो श्राइन माँ आदिशक्ति के भक्तों के लिए एक ऐसा अबोर्ड है जहाँ वो अपने माँ का ममता लेने जाते हैं, उसको हमने पहले कभी टूरिज़्म स्पॉट बना दिया, कभी उसको अब कुछ और एंगल लेके जा रहे हैं। तो आज हम उसको क्लियर करेंगे। तो रवीश, सबसे पहले बात करेंगे कि वो 1981 में जब उस हिल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, उस टाइम भी कुछ सोच समझ के किया गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको उन्होंने ऐसे कर दिया। और 81 के बाद मैं टाइमलाइन पे देख रहा था कि 1986 में बोर्ड बनाया गया, और अभी उसको बने हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। तो 2010 में उसकी डी नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, जबकि यहाँ पे एनसी की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब थे, गवर्नर यहाँ पे कौन थे यहाँ पे उस टाइम पे 2010 में, सिन्हा साहब होंगे मेरे ख्याल में, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और मेरे ख्याल अनन वोरा ही थे, 10 में आ चुके थे अनन वोरा, 8 साल रहे ना वो यहाँ पे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस सेंचुरी को डिनोटिफाई करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में पता नहीं क्या, ये यूनिवर्सिटी का जो आइडिया कंसीव किया के.वी. कृष्णा राव के बाद, ये भी एन वोरा साहब उस टाइम थोड़ी देर के लिए आए। उसके बाद में जब ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात की जा रही है तब भी एन वोरा साहब थे, जब वहाँ पे एनमास कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है तब भी एन वोरा साहब थे। तो ये वोरा साहब का, और जो हम ये देखते हैं सॉफ्ट माइंडसेट था स्पिरिचुअलिटी की तरफ और सनातन सभ्यता की तरफ, उसी का नतीजा ये है कि एक बोर्ड पूरी तरह ओवरवेल्म किया गया ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की सारी डेवलपमेंट जो की जाती है ना, वो की जाती है सोशलिस्टिक माइंडसेट से। उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ, रीजनलिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। और जो मॉडर्न हम देख रहे हैं सो कॉल्ड हमारी पढ़ाइयाँ हैं, अब तो ये ओपन हो रही हैं, वो ज़्यादातर लेफ्ट सेंट्रिक थी, एथीस्ट सेंट्रिक थी, जो ये रिचुअल्स में बिलीव ही नहीं करते हैं।
वो किसी और दुनिया में रहते हैं, वो किसी और किस्म के आइडियोलॉजी पर चलते हैं। तो उस वजह से हमें जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि 1981 में जब इसको एक सेंचुरी बनाया गया तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए होंगे उनको डाइल्यूट करना एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसको बताना ज़रूरी है कि 2010 में इसको अप्लाई किया गया, 2011 में इसको जो हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने भी क्लियरेंस देने की कोशिश की, फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की कोशिश की गई, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में डी नोटिफिकेशन को परमिट किया, जो आज आगे 2022-23 में एक्सप्रेस हाईवे की कंस्ट्रक्शन मिली, और उसके बाद में दोबारा से लास्ट ईयर इसको सुप्रीम कोर्ट में क्लियरेंस मिली। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक श्राइन बोर्ड का इमरजेंस एक पहाड़ को ख़तरे में डाल गया। और मैं ये ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि पहाड़ों को इंसानों ने नहीं बनाया। एक बार आप उसको डिस्टर्ब तो कर दोगे, आप उसको दोबारा वापस नहीं बना सकते वैसा। तो पखंडियाँ बनाना, सिंपल रास्ते बनाना, देवी देवता उन पहाड़ियों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको सॉलेस चाहिए, और उनके भक्त वहाँ तभी पहुँचते हैं जिनके मन में भक्ति हो, जो 13-13, 14-14 किलोमीटर पैदल चलना चाहते हैं। आज उसको एक ऐसा टेम्पल बनाने की कोशिश की जा रही है जो टेम्पल किसी के लिए एक किस्म का टूरिज़्म को फेच करने वाला पॉइंट हो। और पॉलिटिशियन भी हमारे लगे हुए हैं बोलने, 1 करोड़ टूरिस्ट आता है, 1 करोड़ पिलग्रिमेज आता है। यार आपको पिलग्रिमेज के लिए अगर कोई काम करना है तो आप कोई और कोई चीज़ बना लो। आप जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो और बड़ी चीज़ें हैं। आप सनातन की मानने वाली जो हमारी सभ्यता है उसको अपने हिसाब से मर्ज होने दो, यात्राओं को उसी तरीके से चलने दो जिस तरीके से यात्राएं की जाती हैं। नंगे पाँव जाते हैं, पैदल जाते हैं। बुज़ुर्गों के लिए अगर जाने की कोई आपको एक्साइटमेंट थी तो उसके लिए आपने ऑलरेडी रास्ते बना दिए, आपने वहाँ पे मोटरेबल रोड्स बना दी। बड़े बड़े लोग वहाँ पे बाय रोड जाते हैं। आनंद बोरा साहब से पौड़ी नहीं चढ़ी गई तो लिफ्टें लगा दी गई, और लिफ्ट भी ऑपरेशनल है वहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ना रहे, बाकी सब कुछ रहे। इसको स्पिरिचुअलिटी का लिंक होता है नेचर के साथ। और जो ये रोप वे की बात की जा रही है मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट what politics is saying, we are here to talk about what सनातन धर्म, what devotees are saying। तो रविश आप इसके ऊपर थोड़ा सा मेरे साथ चर्चा करेंगे कि अगर हम ये बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक तरफ बोला गया कि इन पहाड़ियों पे जानवरों को कोई खतरा नहीं है ही नहीं सेंचुरी यहाँ पे, और दूसरी तरफ जो सेंचुरीज के साथ जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी, हमने भी छोटी क्लासेस में ही पढ़ लिया था कि एनर्जी का सबसे पहला सोर्स था मसल्स। तो एनिमल को टेप किया गया, एनिमल्स के मसल्स के इस्तेमाल करके हम लोगों ने एनर्जी का इस्तेमाल किया, और हम लोगों ने एनिमल्स के द्वारा काम कराया। और जो एनिमल्स ब्रीड किए गए ख़ास तौर पे घोड़ा, म्यूल और खच्चर, ये एंसेस्ट्रल टाइम से ह्यूमैनिटी इस्तेमाल कर रही थी, उनको क्रुएलिटी का एग्जाम्पल दिया गया। और साथ में कहा गया कि उनके जो फिशेज़ हैं जो वो गोबर करते हैं उससे डिसेंट्री होती है, और जो यात्री वहाँ पे चलते हैं उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो मैं देख रहा था, नेट पे ही अवेलेबल था कि आजकल जो हमारे हॉर्सेस होते हैं, म्यूल्स होते हैं, उनके बैकपैक्स आते हैं जिनको लगाया जा सकता था कि गंद इधर उधर ना फैले, और श्राइन बोर्ड सफाइयाँ भी कर रहा था अच्छे तरीके से। उसके नतीजे में पहाड़ को ही चीरना शुरू कर दिया जो रिवर्सेबल ही नहीं है। और जो वहाँ पे भालू हैं, चीते हैं, वहाँ पे मैंने देख रहा था कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पक्षियों की जो सर्टिफाइड इंडेंजर्ड में आती हैं। एक तरफ जानवरों को बचाने की बात की जा रही है, क्रुएलिटी की, ठीक, और दूसरी तरफ जानवरों को डिसलोकेशन की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर जानवर वहाँ से हम दूसरी किसी जगह पे शिफ्ट करेंगे। आपको पता है त्रिकुटा जो पहाड़ है हमारा, ये जो पहाड़ है इसकी एक यूनिकनेस क्या है कि इसके आगे पीछे कहीं बर्फ़ नहीं पड़ती है, पड़ती है। कटरा में टेम्परेचर अलग है, और कटरा से 13 किलोमीटर पहाड़ों में जाते हैं टेम्परेचर अलग हो जाता है। उसके आगे उंदुपुर भी है, उसकी तरफ दूसरे पहाड़ भी हैं, रियासी के पहाड़ हैं, कहीं बर्फ़ नहीं पड़ती। अब ये पहाड़ एक यूनिक पहाड़ है, यूनिक लोकेशन है। जो जानवर यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में रहते होंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहती होंगी, क्या उनको आप दूसरी जगह लोकेशन में जब डालोगे, आप उनको क्या माइग्रेशन करोगे? क्या उनको पकड़ पकड़ के ले जाओगे यहाँ से? आप बताएं किस तरीके की ये सोच है? खुद में ये पॉलिसी कंट्राडिक्शन नहीं है रवीश?
बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बताया कि 1981 में जब इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिकुटा हिल्स को घोषित किया गया, फिर एक अजीब से सरकमटेंसेस के तहत एन एन वोहरा जब गवर्नर होते थे और एक स्ट्रॉन्ग एनसी सरकार थी, उस समय इसको डीनोटिफाई किया गया। इसके अलावा 2007 का एक डायरेक्टिव है एनजीटी का, जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक एक काफ़ी एक डिटेल्ड कंप्लेंट थी एनजीटी को कि किस तरीके से वहाँ पे रख रखाव नहीं किया जा रहा पहाड़ या प्रकृति का ठीक से। तो वो जो डायरेक्टिव था, वो डायरेक्टिव ये कहता था कि 50,000 से ज़्यादा लोग आप यहाँ पे रोज़ नहीं भेज सकते, क्योंकि इसकी जो हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार उसको नापा गया और वो बोला गया कि 50,000 लोगों से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। चाहे आप फैसिलिटीज़ कैसी भी भेजें, आप पहाड़ को काटे कैसे करें, आप इससे ज़्यादा लोग नहीं भेज सकते, ये प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से रोपवे का प्रोजेक्ट सामने आया है और जिस ट्यून की बात कर रहे हैं वो, कि जिस ट्यून ऑफ टूरिस्ट को वो जो माता के जो भक्त हैं, जिस ट्यून से वो उधर आएंगे, वो ट्यून काफ़ी ज़्यादा ब्रीच कर जाता है उस 50,000 के मार्क को। तो कहीं ना कहीं ये एक मनमाना सा एटीट्यूड लग रहा है इंतज़ामिया का वहाँ पे, कि वो एनजीटी के या किसी भी डायरेक्टिव को नहीं मान रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कितनी एक रिमार्केबल बात है कि एक डिमार्क्ड सेंचुरी को उसको हटा दिया जाता है, कि उसको डिनोटिफाई किया जाता है। ऐसा मुझे लगता है रेयरली कहीं हुआ है भारत में या आजकल के ज़माने में, कि जहाँ पर कि फॉरेस्ट के को जो राइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है उसको भी राइट्स जो है आम आदमी से ज़्यादा दिए गए हैं। प्रकृति का वो एक तरीके से उनको प्रकृति के रक्षक माना जाता है उन लोगों को। और जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग या इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल उस तरीके से नहीं जा रहा है कि जिस तरीके से एक जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है अभी। और मुझे लगता है कि एक सरकार को एक बार इसका संज्ञान लेना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो स्वतंत्र कुमार उस टाइम पे चेयरपर्सन होते थे एनजीटी के, तो जिस ऑर्डर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस डायरेक्टिव का, तो उसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। लोगों को लिमिट तो करना पड़ेगा। देखिए आप इतने ज़्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ नहीं होगा। जो हमने देखा कि जिस तरीके से वारदातें बढ़ी, जिस तरीके से भूस्खलन या जो बारिश से रिलेटेड चीज़ें हुई जो पहले हमने नहीं सुनी थी कभी। पिछले अगर मैं 30 साल की भी बात करूं तो माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसी चीज़ रेयरली होती थी। और बारिश बर्फ़ कोई कैसा भी मौसम हो, पहाड़ जो था वो टफ था, स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखने को मिला है कि जो हिल्स हैं वो काफ़ी हद तक डिग्रेड से हो रहे हैं, और वो जो उनकी पकड़ है या जो इरोजन है सॉइल का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो जिस तरीके से अब ये रोपवे आएगा तो ये और उस चीज़ को और ख़राब करने की तरफ जा सकता है। देखें, जैसे हमने आपसे बात की और रवीश ने भी एक्सप्लेन किया, आम जनता जो अवेयर है उसको भी इसके बारे में सोच विचार करनी चाहिए कि क्या पहाड़, क्या ये नज़ारे दोबारा बन सकते हैं? क्या कोई मैकेनिज़्म है कि कंक्रीट करने के बाद हम उसको दोबारा से पहाड़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जो चीज़ आदि काल से जब धरती बनी होगी, मर्ज हुई होगी, ये पहाड़ियाँ तब से बनी हैं। ऐसी क्या मजबूरी है डेवलपमेंट के नाम पे कि हम उन पहाड़ियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि वहाँ पे फाइनेंस बढ़े, सिर्फ इस बात के ऊपर कि लोग वहाँ पे जाके श्राइन बोर्ड की इनकम बढ़ाएं। और वहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है, तो अगर माता रानी को स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस उस आइसोलेटेड जगह में नहीं होती तो माता रानी कटरा में कोई अपना टेंपल बनवा लेते, सिटी में बैठ जाते, जम्मू के किसी लोकल एरिया में बैठ जाते। ये जगहें होती हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता है, समाज के लिए ठीक नहीं होता है, और इसके साथ बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। अब एक और बात है रवि, अक्सर डिस्कशनों में ना हम श्राइन बोर्ड और कटरा को मिक्स कर देते हैं। कटरा की डेवलपमेंट करना कटरा के एमएलए का काम है, लोगों की बात करना, और कटरा की म्यूनसिपैलिटी का काम है। उसमें श्राइन बोर्ड को अलग रखना चाहिए। रोप वे श्राइन बोर्ड लगा रहा है, बस स्टैंड का काम श्राइन बोर्ड का थोड़ी है करना। बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट का, स्टेट का काम है। स्टेट जब कोई गलत काम करने की कोशिश करती है तो श्राइन बोर्ड का मुखौटा आगे कर देती है।
श्राइन बोर्ड जब कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो वो स्टेट को साथ जोड़ लेता है। अगर रोप वे लगाना है, श्राइन बोर्ड ने डिसीजन लिया है यात्रियों को हैंडल करने के लिए और एनजीटी ने ऑर्डर दिया है कि आप एनिमल क्रूरलिटी को रोको, और साथ में आपको कहा गया है कि वहाँ पे ह्यूमंस के लिए भी खतरा है बिकॉज ऑफ द पॉटी, बिकॉज ऑफ द गोबर जो वहाँ के जानवर करते हैं, तो उसके मैकेनिज्म श्राइन बोर्ड ने निकालने थे और इजी, लेस कैपिटल एक्सटेंसिव, लेस बर्डनिंग ऑन द नेचर। आपने पहाड़ को ही एक 10-20 कनाल काटना शुरू कर दिया जिसको अब दोबारा वैसा बना नहीं पाओगे जब उसको डिस्टर्ब कर दोगे। अभी तक 2026 में भी यात्रा जा रही थी, पहाड़ दूसरे देखने में डिस्टर्ब नहीं लग रहा था, उसकी लुक खराब नहीं हो रही थी, और आज दूर से दिख रहा है कि कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऐसे लगता रहा लाइट ऑन होती थी कि स्वर्ग में कोई चीज़ जा रही है। आज वो चीज़ शक्ल अलग हो रही है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर ही ठीक किए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है भाई साहब। 94 से मैं रेगुलर जा रहा हूँ, देयर वॉज नो स्ट्रक्चर जो आज की डेट में, जहाँ पे रोप वे का इन्होंने भैरव घाटी वाला रोप के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पहले वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थले वाली साइड से था ही नहीं। और जो त्रिकुटा की हिल्स थी वो भी लिमिटेड एरियाज में, दुर्गा भवन था उसका एरिया भी लिमिटेड था। अब यहाँ पे एक मेमथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, और जो रोड ऊपर तक आती है त्रिकुटा तारा रोड वाली साइड से, उसके रास्ते में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, पहले कहाँ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक तो ना कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स दी सनातन बिलीफ्स। आप देखें कि वर्ल्ड में जितनी भी आपकी जगहें हैं, किसी को बोलें जरा जेरूसलम में जाके कोई चीज़ डिस्टर्ब करे, टेम्पल 1 टेम्पल 2 के ऊपर आधी दुनिया, पढ़े लिखे लोग, न्यूक्लियर बम बनाने वाले लोग, फेथ के ऊपर आके वो उस जगह को लेके पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है, न्यूक्लियर वॉर के एपिसेंटर है। और भारत में जब आते हैं, हिंदुओं की श्राइन की, सनातन श्राइनों की बात करते हैं, तो हर बंदा उसमें ना लॉजिक देता है, साइंटिफिक रीजन देता है, स्पिरिचुअल रीजन की बात ही नहीं करते, फेथ की बात ही नहीं करते। और हम भी कैसे मॉडर्न हैं, ठीक है यार, हमारे बुजुर्ग और हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के सनातन धर्म को मानते हैं, बट डजेंट मीन कि आप डिल्यूट ही कर दें फेथ को, आप डिल्यूट ही कर दें उसकी पहाड़ी की शक्ल को। मुझे याद है घर बनाने के लिए उस पहाड़ी से हम पत्थर उड़ा के लाते हैं कि पहला पत्थर हम माता वैष्णो देवी की पहाड़ी का डालेंगे, और वहाँ पे इस तरीके से आप मेमथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो जो रोप वे बना रहा है उसका एमएलए साहब के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो बस स्टैंड बन रहा है उसका लेना देना एमएलए साहब के साथ है, बन रहा है ना, रेलवे स्टेशन बन रहा है उसका एमएलए साहब बीच में खामखा अपनी टांग अड़ा रहे हैं रोपवे के ऊपर। वो श्राइन बोर्ड देखें, श्राइन बोर्ड ने एनओसी लेनी है, उसको एनओसी देनी है गवर्नमेंट्स ने। वो गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है कि जो एक्सरसाइज जब बीजेपी पावर में थी स्टॉल थी, या और कोई ऐसे लोग पावर में थे स्टॉल थी, सडनली वो दिमाग में आ गया उनको, और फिर सडनली जो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं वो उसका एडवोकेसी कर रहे हैं। तो दो चीज़ों को अलग किया जाए। रोप वे श्राइन बोर्ड का प्रोजेक्ट है, श्राइन बोर्ड अपनी ज़मीन खरीद रही है, एक्वायर कर रही है, गवर्नमेंट उसको दे रही है। पहाड़ी पे कितना राइट है श्राइन बोर्ड का, कितना एरिया पहाड़ी का श्राइन बोर्ड ने एक्वायर किया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, कटरा की डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है कि कटरा की डेवलपमेंट है, वो तो भाई कटरा की म्यूनसिपैलिटी जाने, कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी जाने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जाने, कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का पार्ट है कटरा, सेंटर का इसमें लेना देना कोई नहीं है। बोर्ड में एलजी ऑफिस का काम है, क्योंकि ये माना गया कि एलजी ऑफिस विल बी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, और उनको देखना है कि किन कारणों से वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाए गए, किन कारणों से यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, किन कारणों से यहाँ से पैसा ड्रेन करने के सोर्सेज बनाए गए, जो उसको एक हिंदू श्राइन से बाहर निकाल के एक सोशल इंटरप्राइज बना गए। बार बार हिंदू बोलना इसलिए ज़रूरी पड़ता है बिकॉज एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इस टाइम J&K में, और डिमोरलाइज्ड हैं। 5 लाख लोग कश्मीर से फैनेटिज्म की वजह से भागे हैं। वो फैनेटिज्म को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? असेंबली में आज बार बार डिस्कशन हो रही है, हम कैसे चुप रह सकते हैं? मेडिकल कॉलेज में फॉल्ट निकल गया तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट ने कैसे अलो किया था। गवर्नमेंट की आंखें कहाँ थी, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ था कि जब एनएमसी ने आके देखा कि इसमें फॉल्ट हुआ, तो अभी तक वो एम्प्लॉय सैलरी कैसे ले रहे हैं? अगर किसी प्राइवेट से कोई गलती हुई हो, मुझे लगता है उस पर केस बन गए होते 4। जिन लोगों ने एक डेफिशिएंसी के साथ 50 बच्चे एनरोल कर दिए,
कल को वो डीएफिलिएट कॉलेज हो जाता, उनकी कैरियर का कौन ख्याल रखता? और ये सारा इल्ज़ाम किस पे आता? पूरी श्राइन के ऊपर आता, उसके मानने वालों पे आता कि आपने ऐसा कॉलेज बनाया जिसमें बच्चे खजल कर दिए, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। और एक नया एडवेंचर आ गया कि श्राइन बोर्ड कैमोफ्लेज कर रहा है, कभी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कटरा बन जाता है, कभी J&K गवर्नमेंट बन जाता है, कभी वो प्राइवेट बन जाता है, और कभी कुछ, और जो उसको बनना चाहिए वो बनता नहीं है। कस्टोडियन ऑफ डिवोटीज ऑफ माता वैष्णो देवी नहीं बन रहा, कस्टोडियन ऑफ दैट हिल नहीं बन रहा। उसके बाद इतना कुशन था कि कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, किसी किस्म के भी लोग उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, बिकॉज उसके पास क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्रोटेक्शन थी। खुद होके उसको चेंज कर दिया, और फिर 50,000 लोग रोज के आएंगे, पूरे साल में चेक करना है, 1 करोड़ लोग आप गिन रहे हो, 2 आए 4 आए फेथ की वजह से आए, आपकी मार्केटिंग की वजह से थोड़ी आने हैं। और फिर बीच में कई दिन ऐसे आते हैं 5,000 यात्रा नहीं होती। तो आपको यात्रा को जैसे बाकी वर्ल्ड के पिलग्रिमेजेस डेवलप किए जाते हैं मौसम के हिसाब से, वैसे करना है। आपने उसकी प्री बुकिंग का हिसाब रखना है, ठीक है ना। और फिर जो आप लोगों ने एक माइंडसेट बना दिया कि ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, इसके लॉजिक के ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन है। किसी भी यात्रा को जो भारत की सभ्यता के अंदर जम्मू कश्मीर में की जाती है, चाहे अमरनाथ है, चाहे वो वैष्णो माता है, चाहे चंडी माता की यात्रा है, चाहे खीर भवानी की यात्रा होगी, चाहे कश्मीर की यात्रा है, किश्तवाड़ की यात्रा है, दच्चन की यात्राएं हैं, ये सारी यात्राएं सिविलाइजेशन की, स्पिरिचुअलिटी की, आइडेंटिटी की यात्राएं हैं। इनके फैसिलिटेटर बनिए, इनसे होने वाले रेवेन्यू के ऊपर फोकस करके ना ब्यूरोक्रेसी को कहिए प्लान मत बनाए, नहीं तो अब बड़ा ज़्यादा देर चुपनार नहीं रहा जाएगा। तो ये 2 विरोधाभास है जिसके ऊपर लोगों को जागृत होकर बात करनी पड़ेगी। नंबर 1 कि एक तरफ एनजीटी ने कहा कि एनिमल क्रूएल्टी है, और दूसरी तरफ उसी श्राइन बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से लड़ के मेहनत करके परमिशन दिलाई गई कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से चेंज की जाए, हम इसको और डेवलप करना चाहते हैं। ये कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? क्या आप दोबारा त्रिकुटा पहाड़ बना सकते हो? क्या आप दोबारा उन पेड़ों को वापस ला सकते हो? क्या आपके पास कोई ताकत है कि जानवरों को पकड़ पकड़ के वहाँ से किसी और जगह से स्टेट करोगे, वहाँ बर्फ़ भी वैसी पड़ेगी, वहाँ का मौसम भी वैसा होगा, वहाँ के हवा पानी वैसा होगा, वहाँ का मिनरल वेल्थ वैसा होगा। ऑलरेडी उस पूरे एरिया में बहुत हैवी ट्रैफिक होने वाली है लिथियम की वजह से, इकोलॉजी पे असर वैसे भी पड़ेगा। एक्सप्रेस हाईवे है, मेन सेंटर बनेगा वो ट्रांसपोर्टेशन का, कटरा की रेलवे लिंक की जाएगा लिथियम एक्सट्रैक्शन तक। ऑलरेडी वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बूम होने वाली है। सारे के सारे क्रशर्स आपने रियासी जोन में लगाए हैं, सराल प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहाँ पे है। तो एक नेचुरल केव है, नेचुरल ब्यूटीफुल जगह है जिसको करोड़ों अरबों साल लगे होंगे वॉल्व होने में। आपने एक डिसीजन में उसको खोद दिया, एक रास्ता निकाला, 2 रास्ता निकाला, एक गुफा निकाली, 2 निकाली, 4 निकाली, पूछ ही कोई नहीं रहा आपको। हमें तो पूछना है कि अगर वहाँ पे एनिमल क्रूएल्टी की वजह से आपने बोला पोनी वाले बंद कर दो, मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, कह रहे हैं जी 20 लाख रुपए देंगे एक पोनी वाले को, एक उसको रिहेबिलिटेशन का। इतना पैसा आएगा कहाँ से? कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कौन लोग वहाँ पे चला रहे हैं, उनका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जो चीज़ें जिस तरह ऑर्गेनिकली डेवलप हो रही हैं वो होनी चाहिए। आप कटरा में डेवलप करिए, कटरा के आगे पीछे ज़मीनें खरीदिए, थोड़ा और नीचे चले जाइए ताकि यात्रा हॉल्ट हो सके, यात्रा करे वापस आए। और जो लिमिटेड आपके पास दिव्यांग आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, उनके लिए ऑलरेडी आप बड़ी अच्छी फैसिलिटी बना चुकी हैं और सिस्टम चल रहा है। आप नए एक्सपेरिमेंट करके, नए मुखोटे पहन के अगर कोई बुलिंग करेंगे तो परमात्मा हमें इतनी ताकत दे रवीश कि जितनी बुलिंग अगर कोई सेल्फ सेंटर्ड लोग कर रहे हैं ना, हम उससे ज़्यादा मेहनत करके, उससे ज़्यादा ताकत के साथ उनके सामने खड़े रहें। फिर चाहे वो लोग कोई भी हों, अगर वो गलत फुट पे हैं श्राइन को लेके, तो भगवान माता आदि शक्ति, आप आदि शक्ति है माता रानी, हमें ताकत दे कि हम इसको प्रोटेक्ट करने में अपना रोल प्ले करें जो आप हमें दो। तो फिलहाल के लिए जितनी नॉलेज हमने देखी, समझी, सामने रखी कि ये डेवलपमेंट का काम, कटरा बस स्टैंड का काम, कटरा को खुला करने का काम कटरा की म्यूनसिपैलिटी का, श्राइन बोर्ड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। श्राइन बोर्ड को लेना देना है उस प्रॉपर्टी के साथ जो श्राइन बोर्ड को माता वैष्णो देवी जी की गुफा के रख रखाव के लिए मिली, जो राजाओं ने माता रानी के लिए प्रोटेक्ट रखी थी, जो सनातन के मानने वालों ने भेंट दी थी देव द्रव्य के रूप में माता रानी को, उसका रख रखाव करने का दिया। और श्राइन बोर्ड की मेहरबानी क्या हुई
उन्होंने उससे यूनिवर्सिटियाँ बनाना शुरू कर दी, सोशल इंटरप्राइज शुरू कर दी, और जब उनको लगा कि अब इसको चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए तो उन्होंने त्रिकुटा हिल्स को डिस्टर्ब करके यात्रा बनाने की कोशिश की। ये तो अजीब सा बिजनेस सेंटर बना के रख दिया श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी की एक स्पिरिचुअल जगह को। तो मैंने अपनी कोशिश की अवेयर करने की, मन शांत है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन है कि जब कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रही थी तो हम उसको लेके क्लियर थे। कंफ्यूज ना करें, क्लैरिटी के साथ काम करें, एक 10 साल 20 साल 100 साल आगे प्लान करके डिसीजंस लें। रोप वे मैकेनिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैकेनिकल चीज़ें हैं, इतनी इजी नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट भी इसका देखना पड़ेगा कितना है, एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, फिर ही तो बात की जाएगी ना। ऐसा थोड़ी कि वह अनसेटेड बात करेंगे। तो एमएलए साहब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सभी पॉलिटिशियनों से रिक्वेस्ट है, आप इसमें टेक्नोक्रेट्स को आगे लाएं, एनवायरनमेंट को जानने वाले, ज्योग्राफी को जानने वाले, कल्चर को जानने वाले टेक्नोक्रेट्स को सामने लाएं जो अपना व्यू पॉइंट दे इम्पार्शल होके कि क्या कोई भी इंसान पहाड़ द्वारा बना सकता है। जब तक कि बहुत ही मजबूरी हो जाए किसी चीज़ को लेके तो पहाड़ को डिस्टर्ब किया जाए। आप क्या कहते हैं रविश इसके लिए? जी बिल्कुल, मैंने भी पहले भी बताया कि जो एनजीटी है उनने ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग 2017 का डायरेक्टिव दिया था। तो जो पहाड़ में वैसे ही ज़्यादा बीड करने से प्रॉब्लम है, तो अगर आप ऐसे चीज़ें बनाते हैं जिससे वो जो इंड्यूस होती है वो चीज़ें, जिससे आपका जो फुटफॉल है और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में हमें देखिए ऐसी वारदातें ज़्यादा होने को दिखेंगी। और साथ में रवि जो ये बोला जा रहा है ना कि मिनिमम नुकसान होता है पहाड़ी को रोप वे से, कि वो थोड़ी जगह में पिलर लगते हैं, लग जाता है। मेरा कंसर्न है आप उसके लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं, पहले उसकी रेलेवेंस तो देख लें। आप पहले फुली एक्यूप होने देना, जो ताराकोट रोड है बना लिया ना आपने, आप उसको फुली ऑपरेशनल होने दें। वहाँ पे भी थोड़े थोड़े लोग जाते हैं। अर्धकुंवारी के आगे जाने के लिए आपके पास ऑलरेडी 2 रास्ते हैं, एक सांझी छत का रास्ता, एक डायरेक्ट रास्ता है, नीचे वाला नया रास्ता। आप पहले ताराकोट रास्ते को फिनिश होने दें, फिर देखें कि अब आगे आपने क्या करना है। आप सबके साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। माता वैष्णो देवी का स्थान एक स्पिरिचुअल स्थान है, रिलीजियस स्थान है, उसको कमर्शियल एंटिटी के यूज़ मत करिए। और फिर से एक रिक्वेस्ट है, डेवलपमेंट ऑफ कटरा इज़ नथिंग टू डू विद द श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड की आइडेंटिटी, श्राइन बोर्ड के डोमेन और श्राइन बोर्ड के एम एंड ऑब्जेक्टिव माता वैष्णो देवी की यात्रा को मैनेज करना, सुचारू बनाना और प्रोटेक्ट करना श्राइन की प्रॉपर्टीज़ को, और उस एरिए को, त्रिकुटा हिल्स को प्रोटेक्ट करने का राइट है, ना कि अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल करने का राइट है। कोशिश करते रहेंगे, जितनी भी चीज़ें सामने आएंगी बार बार बोलते रहेंगे, और अपना जो दायित्व है समाज के प्रति और अपने देश के प्रति, अपनी आस्था के प्रति वो देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।